हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी क्लास 10th की जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी, राइट। बट अब टाइम है थोड़ा आगे चलने का, है ना। सो इस क्लास में क्लास 11th का मैथ्स डिस्कस करने वाला हूँ मैं, राइट। एंड जो चैप्टर हमने यहाँ पे लिया है वो है सेट थ्योरी, है ना। यहाँ पे हम लोग सेट थ्योरी बेसिक स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस आपके 11th में काम आएगा। ये सेट थ्योरी आपकी जो आगे आप पढ़ते हो, आगे प्रिपरेशन करते हो, जेई मेंस एडवांस, उसमें भी काम आने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिक से पढ़ेंगे एंड टॉप तक जाएंगे, ठीक है ना। अगर सेट के बारे में बात किया जाए तो सेट क्या होता है, अगर सबसे पहले डिफिनेशन की बात की जाए तो सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। यहां पे दो चीजें आ रही हैं हमारे पास, एक वेल डिफाइंड और एक डेटा, है ना। दो चीजें हैं, उसको देखेंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सेट थ्योरी आया कहां से, सेट का कंसेप्ट किसने डेवलप किया। सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी डेवलप किया था, ठीक है। ये जब ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज सॉल्व कर रहे थे ना, जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री एंड सीरीज, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उस पर ये कुछ वर्क कर रहे थे, तो यहां पे उन्होंने इस सेट थ्योरी के कंसेप्ट को डेवलप किया था, है ना। ये रही बेसिक चीज है एक्चुअली, है ना। सेट से क्या होता है, जैसे आपने क्या बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे इनको क्यों जरूरत पड़ा कलेक्शन का, तो बहुत सारा डेटा हो गया ना, वो क्या किए, ग्रुपिंग कर दिए कि इस ग्रुप में ये डेटा रहेगा, इस ग्रुप में ये डेटा रहेगा, इस ग्रुप में ये डेटा रहेगा। और ग्रुपिंग करने से कितना भी बड़ा डेटा हो सिंपल लगने लगता है, छोटा छोटा पैक बना दिया तो वो सिंपल लगने लगता है ना। अब बात करते हैं सेट थ्योरी का, सेट का। तो सेट हमने क्या बताया, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो आया हमारे पास क्या, डेटा, है ना। डेटा क्या होता है, तो सबसे पहले अगर बात करें डेटा के बारे में, तो डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा। और अगर ये जो डेटा है हमारे पास, ये अगर वेल डिफाइंड हो, अगर ये डेटा वेल डिफाइंड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। अब यहां पे हमारे पास एक चीज आ रही है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए ना, तो आप इजीली समझ सकते हो कि क्या कलेक्शन होता है, क्या वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेट होगा नहीं होगा, उसको सेट कहेंगे नहीं कहेंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डेटा, है ना। और डेटा, अगर वो डेटा वेल डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छी तरह से। एग्जाम्पल हमने ये यहां पे क्या लिया है, कलेक्शन ऑफ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें कितना 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना। अब इस 26 में वॉयल्स कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर आपको कलेक्शन बोला जाए वो ऑल वॉयल्स का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम सेट कहेंगे। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो हम ऐसा बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्या सेट होगा, क्या सेट होगा, यस। आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जो हमने टर्म लिया है गुड, है ना, क्या लिया था, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमने गुड का क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा है, गुड का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं रखा है। हम ये नहीं जानना चाह रहे किस क्राइटेरिया में वो गुड है। हो सकता है कोई प्लेइंग, कुछ खेल खेलता उसमें गुड हो सकता है वो पढ़ने में गुड हो सकता है वो प्रॉपर मैथ सब्जेक्ट में गुड
हो सकता है वो सोशल साइंस में गुड हो, है ना। तो यहाँ पे हमने कुछ भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं रखा है। तो जहां पे कुछ क्राइटेरिया ना हो, है ना, और उस तरह का डेटा वहां पे अगर कलेक्ट करेंगे तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये गुड जो है ना, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है ना। इसलिए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स डेटा नहीं होगा, मतलब सेट नहीं होगा। डेटा तो होगा बट सेट नहीं होगा। वैसे ही अगर बात करें कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 85% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इसका आप कलेक्शन कर सकते हो। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स का नाम लोगे, कुछ स्टूडेंट्स का नाम का डेटा बनाओगे जिसमें 85% से ज्यादा मार्क्स मैथ्स में लाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक कलेक्शन होगा। वो क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स में जिस किसी का मार्क्स आ गया 85% और आप बोले कि नहीं इसका 85% नहीं है। नहीं, ये तो ट्रू है ना, उसके मार्कशीट पे लिखा हुआ है कि उसका 85% या उससे ज्यादा मार्क्स आया हुआ है। तो वो जो कलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। उसके बाद अब देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। नेचुरल नंबर्स आपको पता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स। सो सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या हो जाएगा? सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये भी क्या होगा? एक सेट है। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है। अब इसके साथ एक और एग्जांपल हमने रखा है, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स। क्या गुड क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन सेट होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि अगर मान लो यहां पे फिर से अगर आप कलेक्शन करते हो, सपोज आपने कलेक्शन किया रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रॉबिन सिंह, जडेजा, है ना, इस तरह का कलेक्शन कर रहे हो, हरभजन सिंह, तो क्या सारे गुड प्लेयर्स हैं? हो सकता है आप कह रहे हो कि गुड प्लेयर्स हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड हो, आपका भाई हो, वो बोले कि नहीं अच्छा प्लेयर नहीं है, अच्छा नहीं खेलता है। तो वहां पे क्या हो गया? कंट्राडिक्शन आ गया। तो जहां पे कंट्राडिक्शन आ जाए, जहां पे मतभेद आ जाए, है ना, तो उस तरह का जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, वो क्या होगा? सेट नहीं होगा। क्लियर चीज है, समझ में आ रहा होगा। अब कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो गुड में हमने यहाँ पे अगेन कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। अगर क्राइटेरिया कुछ ऐड कर देते, क्राइटेरिया ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐड कर देते कि ऑल और कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स मेड 35 प्लस सेंचुरी, 35 प्लस सेंचुरी जिसने बनाया उसका कलेक्शन, तो ये सेट हो जाएगा। ये सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस केस में क्या है कि जो प्लेयर्स है ना, अगर मान लो आप कुछ रखते हो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो ये जेन्युइन है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है कि यस ये प्लेयर्स हैं और इन्होंने 35 प्लस सेंचुरी बनाई है ना। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसको सेट कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो कि जिससे आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब बात रही सेट की, तो सेट का ना बहुत सारा एप्लीकेशन, आपके रियल लाइफ में एप्लीकेशन है इसका। रियल लाइफ में कहां कहां एप्लीकेशन हो सकता है? जैसे किचन में, आप अगर अपने किचन में जाओगे, अपने माँ से बोलोगे कि माँ मुझे ये प्लेट चाहिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि माँ आपका पूरा किचन इधर उधर करके तब आपको एक प्लेट ढूंढ कर दे रही है। ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा है? प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखी है कि इस वाले में ऐसा प्लेट रहेगा, यहाँ पे कप रहेगा, यहाँ पे ग्लास रहेगा, है ना। तो किचन में आप देख सकते हो उसका रियल लाइफ एग्जांपल। और आपके स्कूल बैग्स में, अब आपको पता है कि यस अभी का जो टाइम है, इस टाइम में लंच है, तो क्या आप लंच बैग में ढूंढते हो? नहीं, आपके बैग में अलग अलग
पैकेट होता है ना, कि इसमें लंच बॉक्स है, इसमें सारी कॉपियां होंगी, इसमें पेन होगा, इसमें सारे बुक्स होंगे। इस तरह से आपने क्या कर रखा है, बैग में भी अपने ग्रुपिंग कर रखा है। और आपको अगर बुक निकालना है तो एक खोला बैग को और वहां से बुक निकाल लिया। ठीक है। अब इसी तरह से शॉपिंग मॉल में भी यूज हुआ है। कैसे? अब आपको क्या लेना है मॉल में, क्योंकि मॉल में तो बहुत सारी चीजें होंगी। आपको शॉपिंग मॉल से क्या लेना है वो आप देखकर पता कर सकते हैं। यस, इस सेक्शन में जाएंगे तो हमें ये चीज मिलेगा, इस सेक्शन में जाएंगे तो ये चीज मिलेगा। ठीक है। वैसी प्लेलिस्ट, आप म्यूजिक सुनते हो अपने मोबाइल फोन से, आईपॉड से, है ना। म्यूजिक सुनते हो तो क्या करते हो, एक लिस्ट बना रखा है कि ये रोमांटिक सॉन्ग होगा, ये सारे देशभक्ति होंगे, ये सारा भक्ति सॉन्ग होगा। इस तरह से क्या आपने सारा लिस्ट बना रखा है, तो वहां पे भी ये कलेक्शन है ना। बुक केस, है ना, ये तो बहुत ज्यादा आप यूज करते हो। बुक केस मतलब क्या है कि आपके पास स्लॉट है, अलमीरा या कुछ भी आप यूज कर सकते हो, वहां पे अपने सारे बुक को अरेंज कर दिया है कि मैथ्स का बुक यहाँ पे है, साइंस का बुक यहाँ पे है, एंड कॉपी यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे। ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे रूम में पढ़ रहे हो और बोलोगे अपने छोटे भाई से कि जाओ ये वाला बुक लेकर आओ, तो उसको तो उतना आइडिया नहीं होगा कि कहां से कौन सी बुक लानी है। बट आप सजेस्ट कर सकते हो कि थर्ड नंबर पे राइट साइड से थर्ड या फोर्थ बुक लेकर आओ, राइट। तो ये सारा क्या हो गया, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, डेली लाइफ एग्जाम्पल जो आप ऑलवेज फेस करते हो, है ना। तो ये सारा हो गया सेट। ठीक है ना। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, वेल डिफाइंड, अगर वेल डिफाइंड डेटा है तो वो सेट होना ही होना है। जहां पे अगर कंट्राडिक्शन नहीं है, जहां पे ऑब्जेक्शन नहीं है, जहां पे कोई तर्क नहीं हो रहा है कोई किसी डेटा में, तो वो क्या आ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि जैसे मान लो हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे हमने क्या कहा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10, 10 से कम सारे नेचुरल नंबर का सेट। तो अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन का ना, तो जनरली जो हम लोग सेट रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, है ना। किससे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सेट ए हो गया और इसके अंदर जो भी डेटा है, डेटा क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो लेस देन 10 मतलब क्या क्या डेटा हो गया यहाँ पे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल लेस देन बोला है। अगर लेस देन इक्वल टू बोलता तब भी 10 ले लेते। अब ये डेटा हो गया। इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस। ठीक है ना। ये हमारा ओपन हो गया जो बता रहा है कि इधर से डेटा स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, है ना। ये क्लोज ब्रैकेट और यहां से ओपन ब्रैकेट। ठीक है ना। तो जितना भी डेटा होता है ना उस सबको हम लोग ऐसे अरेंज कर देते हैं, कॉमा के साथ हर एक डेटा को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, सेट ए। ये पूरा अरेंजमेंट है सेट ए। और जितना भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का एलिमेंट्स है। या फिर आप इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो, मेंबर्स ऑफ सेट ए, सेट ए का सारे मेंबर्स हैं। या फिर ऑब्जेक्ट भी तो बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए। ठीक है। ये सारी चीजें आई होप कि क्लियर हो गई होंगी आपको। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं, कुछ और चीजें क्या हैं मैं बताऊं अगर आपको, तो कुछ यहां पे और भी चीजें हैं। जैसे अगर हम सेट, जैसे हम अभी हमने क्या करा, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड 9। ये चीज तो क्लियर है कि कौन सा इस सेट ए है तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, है ना। एक सिंबल आता है ये, है ना, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू। अगर यही सिंबल होता है और इसको कट कर देते हैं तो ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं यहां पे ऐसे, टू बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब क्या है कि जो टू है ना, सेट ए का मेंबर है या सेट ए का एलिमेंट्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, टू बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। यानी टू जो है सेट ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब टू कोई एक सेट ए रहा होगा उसमें प्रेजेंट है ना। अब अगर इस सिंबल का यूज करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है ना, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। बिलोंग्स टू, एंड अगर इसको कट कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इस वाले सेट में 10 प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, ओके। अब क्या है कि सेट में जैसा कि हमने कहा कि जितने भी सेट है ऑलमोस्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कुछ नोटेशन होगा वो आपको ध्यान रखना है। कुछ सिंबल्स है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ एन, एन का मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी सारे काउंटिंग नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब अगर बात करें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड हो गया तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या है, आपका प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो माइनस इन्फिनाइट से चलता आ रहा है, यहां पे हमने लिया -2 -1 0 1 2 और ये फिर चलता जाएगा, है ना। तो इधर आप क्या देख रहे हो कि ये सारा जो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है जिसको हम z माइनस से डिनोट करते हैं, और इधर जो है 1 2 3 z प्लस हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। एंड जीरो क्या आता है, जीरो क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जीरो नेगेटिव, जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर है, ठीक है। तो हमने z प्लस देख लिया, z माइनस देख लिया। अब r क्या होता है, सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है ना उसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे आप कुछ भी नंबर बोल दो, 1.2 रियल नंबर, 1.95 रियल नंबर, 2/3 रियल नंबर, है ना। तो ये सारे रियल नंबर्स हो गए, है ना। अगर आप इसमें नेगेटिव लगा दो तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रियल नंबर्स हो गए। आई होप ये सारे जो नंबर्स के डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा, है ना। अलग से एक नंबर सिस्टम पे सारे नंबर्स का डेफिनेशंस एग्जांपल के साथ में एक और क्लास आपके लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है, ओके। सो अब रियल प्लस मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल माइनस मतलब सारे नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ गई बात क्यू। क्यू क्या होता है हमारा, सो क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। सो जो भी नंबर्स अगर p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और इसको जनरली डिनोट करते हैं q से। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि क्या 3 एक रेशनल नंबर है, तो आप कहोगे 3 कैसे कहें, क्योंकि फॉर्म होना चाहिए p बाई क्यू, बट यहाँ पे केवल p है, q तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, 3/1 कर दोगे, तो 3/1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो एक इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हो गया। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हो ये भी रेशनल नंबर हो गया। बट सारे फ्रैक्शनल वैल्यू रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ऐसा क्यों, आपने पढ़ा होगा रेशनल में, रेशनल नंबर में क्या होता है, रेकरिंग, कुछ रेकरिंग नंबर्स होते हैं एंड टर्मिनेटिंग होते हैं। रेकरिंग का मतलब आपने पढ़ा होगा जैसे 2.3 पे बार, यानी 2.3333 है ना।
टर्मिनेटिंग मतलब हो गया 2.50, ये टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे हो गया, जैसे 1.2 नॉन टर्मिनेटिंग, और नाइदर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1.2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रेकरिंग है, तो इस वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? आई होप कि ये सारा चीज रेशनल और इरेशनल में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो क्यू प्लस एंड क्यू माइनस, आप आई होप कि आपको क्लियर होगा सारी सारी चीजें। और एक और आपको दिखेगा सी। सी से बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। सी से बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब आपके माइंड में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा तो नंबर कभी सुना नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आपने ये पढ़ा है कि अगर -4 है यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ना, क्या होता है, नॉट पॉसिबल। बट अभी आप मैथ्स में पढ़ोगे कि स्क्वायर रूट नेगेटिव का भी पॉसिबल है। आपने 10 तक तो नहीं पढ़ा, बट आगे 11 12 में आप पढ़ोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉसिबल। क्या होता है, तो एक क्वांटिटी जैसे आयोटा स्क्वायर, इसको हम नॉर्मली पढ़ते हैं आयोटा, है ना। आयोटा मतलब आई स्क्वायर या आयोटा स्क्वायर बोल सकते हो। जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, इसका वैल्यू होता है -1। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे -4 का स्क्वायर रूट, तो क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। अब इससे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा, यानी -4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आयोटा। ठीक है, इस वाले नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। यानी ये रियल में एग्जिस्ट तो करता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या था, 2 रियल और ये इमेजिनरी। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं कैसे भी, जैसे इसमें भी 2 रियल है, ये इमेजिनरी है। अगर मान लो हम ऐसे कर लेते हैं 2 + 3i, है ना, तो 2 यहां पे क्या हुआ, रियल, और 3i क्या हो गया, इमेजिनरी, है ना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, और इससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एंड सेट में नॉर्मली डिनोट करते हैं इसको जेड, सी से। आगे आप पढ़ोगे नॉर्मली जेड बराबर लिखते हैं हम लोग नंबर, बट राइट नाउ इन सेट सी से हम लोग डिनोट करेंगे। सी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि हमने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ा, कैसे सेट को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कलेक्शन है वो सेट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, है ना। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल डेज, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक। क्या ये सेट होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कलेक्शन हो गया, तो ये सेट है, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी का, है ना। तो ये क्या होगा, सेट होगा, यानी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है ना। उसके बाद सेकंड चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर एम, यानी एम से स्टार्ट होता हुआ सारे मंथ्स हो जाएगा। मार्च, मई, ये सारा क्या होता है, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सेट होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड है हमारे पास कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स। अब यहां पे बेस्ट जो क्राइटेरिया आ रहा है ना,
ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मान लो आप बोलते हो कि कोई हॉकी प्लेयर ए है, ये बहुत बेस्ट प्लेयर है, बट आपका साथ ही आपका कोई फ्रेंड है वो बोलता है कि ये बेस्ट नहीं है, तो नहीं होगा सेट। कंट्राडिक्शन आ गया ना। तो जो यहाँ पे टर्म जो बेस्ट है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। वैसे ही जैसे मान लो कि आपसे बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन योर स्कूल, तो आप बोलोगे कि ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं। तो ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो टीचर, वो आपके दोस्त को या किसी आपके दूसरे फ्रेंड, कोई दूसरा स्टूडेंट्स को वो अच्छा नहीं लग रहा हो। तो जहां पे इस तरह की चीजें आएंगी ना, जहां पे कंट्राडिक्शन हो, जहां पे तर्क होने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। तो ये जो थर्ड नंबर है ये सेट नहीं होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया। सो डेंजरस एनिमल्स, क्या ये सेट होगा, नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आप एलिफेंट को बोलो कि डेंजरस है, तो बोलेगा नहीं एलिफेंट नहीं है डेंजरस। कोई बोलेगा नहीं टाइगर डेंजरस है। तो यहां पे भी कंट्राडिक्शन है, तो ये भी सेट नहीं होगा। ठीक है। ओके। अब हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, क्या ये सेट होगा? क्या ये जो वर्ड इंटरेस्टिंग है वेल डिफाइंड है? ऑब्वियसली नॉट। क्योंकि हो सकता है आपको कोई बुक इंटरेस्टिंग लग रही हो, बट आपके किसी और फैमिली मेंबर या फिर आपके फ्रेंड को वो बुक इंटरेस्टिंग ना लगी हो। तो ये जो वर्ड है ना इंटरेस्टिंग, ये वेल डिफाइंड नहीं दिख रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है। ओके। कुछ और चीजें करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या सोलर सिस्टम का सारा प्लैनेट सेट होगा? ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि फिक्स है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भेज दिए और वो प्लैनेट हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सेट होगा। ठीक है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, क्या ये सेट हो सकता है? यस, ये भी नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आप जिस राइटर को टैलेंटेड मान रहे हो, वो किसी और के नजर में वो टैलेंटेड ना हो। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि ये जो वर्ड टैलेंटेड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप किस बेसिस पे टैलेंट बता रहे हो? आप या तो कोई क्राइटेरिया सेट कर दो कि हाँ, वैसे राइटर्स जिन्होंने 10+ नॉवेल्स लिखा है, तब तो बोल सकते हैं। वैसे राइटर्स जिन्होंने 100 नॉवेल्स लिखा है ना। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट होगा, तभी आप बोल सकते हो कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं है। अगर कुछ क्राइटेरिया सेट है, वेल डिफाइंड है, तो सेट होगा। ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ गुड एथलीट्स, क्या गुड एथलीट्स, ये गुड यहां पे क्या हुआ, अगेन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं होगा। क्योंकि आप हो सकता है ना, अगर इसको आप बेसिस नहीं बताओ ना यहाँ पे, आपने बेसिस नहीं बताया, किस बेसिस पे आप उसको गुड बोल रहे हो। आप यहाँ पे अगेन क्राइटेरिया सेट करते कि वैसे एथलीट्स जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता हो या 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता हो, तो क्राइटेरिया अगर सेट कर दोगे ना, तो वो लिस्ट बन जाएगा, और जो लिस्ट होगा ना वो सेट कहला सकता है। ठीक है। ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हाँ, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। यहां पे क्या बोला जा रहा है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैसे लिखते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, यहां पे क्या है, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट, यहां पे क्या होगा, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए।
ठीक है, उसके बाद क्या है, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। होल नंबर को जनरली सेट में W से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो 0 इज अ होल नंबर, दैट मीन्स 0 होल नंबर है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 10 दिया हुआ है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल दिस एंड दिस इन द ब्लैंक्स। अब बताओ क्या 6, अगर ये सेट दे रखा है आपको 2 4 6 8 एंड 10, तो क्या 6 इसमें है प्रेजेंट? यस 6 है, तो यहां पे कैसा सिंबल होगा? ऐसा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा 1 इसमें है? नहीं है, तो ऐसा सिंबल। 5 इसमें है क्या? नहीं है, तो इसमें ऐसा सिंबल। यानी जो इस सेट में प्रेजेंट है उसमें बिलोंग्स टू, जो प्रेजेंट नहीं है नॉट बिलोंग्स टू, है ना। उसके बाद एक चीज, जैसे देखो इस एलिमेंट, इस सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a, है ना। कितना हो गया? 5। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। यानी कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो बताता है। बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब एक एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल बट इंटरेस्टिंग वन। मान लो आपके पास एक सेट ए है, इसमें हमने रखा है 1 2 3 1, है ना। अब आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो सेट है ना, ये सेट हमने लिखा है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? एन ए कितना है? तो आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, 4, जो कि गलत है। यहां पे देखो एलिमेंट्स 1 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेट जो ऐसा दिख रहा है ना, ये बेसिकली में सेट है कैसा? 1 2 3। 1 2 बार नहीं लिखना है, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या हो गया सेट ए का? सो दिस इज 3, है ना। और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड सारे कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो अपने जो टेक्स्ट बुक है, चाहे कोई सा भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, उसके सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना। बस ध्यान रखना आपको वेल डिफाइंड का मतलब, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है? वेल डिफाइंड किसे बोलते हैं, है ना। अगर वेल डिफाइंड पता करने आ गया या कोई टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है और उससे पता कर लिया आपने कि वेल डिफाइंड है या नहीं, तो सेट होगा, है ना। सिंपल, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सो क्या पढ़ा हमने? कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कलेक्शन क्या होता है? डेटा होता है। हमने एक डेटा तैयार कर दिया, ठीक है। और डेटा अगर ये वेल डिफाइंड होगा, अगर ये वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, ठीक है। बाकी हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन वगैरह सारा पढ़ा। एक चीज यहां से तो क्लियर है ना कि सारा कलेक्शन सेट हो सकता है, यानी सारा कलेक्शन। अच्छा, हाँ ये चीज, क्या सारा कलेक्शन सेट होगा? क्या सारा कलेक्शन सेट हो सकता है? यस और नो? यस, पहले ये समझते हैं। अभी हमने क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डेटा। डेटा अगर वेल डिफाइंड है तो सेट, मतलब सारा कलेक्शन सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे जो डेटा होंगे वो कलेक्शन होगा। क्लियर है ना। सारा कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है, लेकिन सारा जो सेट होगा वो कलेक्शन होगा, ठीक है। एंड स्पेशल सिंबल आपको याद रखना, बिलोंग्स टू एंड
नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद हमने एक छोटा सा चीज देखा, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ये चीज हमने पढ़ लिया है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।